अभी आप शायद अपने रूम में बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो या फिर शायद ये वीडियो ही देख रहे हो और आपको लग रहा होगा कि आप बिल्कुल रेस्ट में हो, राइट? पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इस वक्त भी आप अर्थ के साथ 1000 किलोमीटर्स पर आवर से भी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हो, तो शॉक लगा? क्योंकि अर्थ अपनी एक्स पर कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो आखिर सच क्या है? क्या आप मूव कर रहे हो या फिर आप रेस्ट में हो? इसी कंफ्यूजन को सॉल्व करेंगे आज के चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन में। तो आज हम क्लास 9 फिजिक्स के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस को स्टोरी की तरह समझेंगे। कोई बोरिंग डेफिनेशंस नहीं, कोई रट्टा नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और एग्जाम हैक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि मोशन आखिर होता क्या है? फिजिक्स में अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो हम कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है। और अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो मूविंग कार इज इन मोशन एंड पार्क कार इज एट रेस्ट। सिंपल लग रहा है? बस यहीं से असली फिजिक्स शुरू होता है। इमेजिन करो आप एक मूविंग बस में बैठे हो। आपके साथ वाली सीट पर आपका फ्रेंड बैठा है। आपको क्या लगता है, क्या वो मूव कर रहा है? नहीं, वो आपके रिस्पेक्ट में तो रेस्ट में है। बट अगर कोई बाहर ऑब्जर्वर देख रहा है तो क्या हो रहा है? उसके लिए तो बस भी मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हो और इवन आपका फ्रेंड भी मूव कर रहा है। तो एक ही इंसान एक ही टाइम पर किसी के लिए तो रेस्ट में है और किसी के लिए मोशन में। दैट्स माइंड ब्लोइंग, राइट? तो फिजिक्स का एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव, यानी मोशन और रेस्ट जो है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं। आप किस पॉइंट से देख रहे हो उसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो बदल सकता है। पर फिजिक्स को तो कंफ्यूजन पसंद नहीं, इसीलिए साइंटिस्ट एक फिक्स्ड पॉइंट चूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट या फिर ओरिजिन। तो मान लो तुम्हारा जो स्कूल है वो रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन है। अब अगर किसी स्टूडेंट का घर स्कूल से 500 मीटर्स ईस्ट में है, तो हम उसकी पोजीशन एक्यूरेटली बता सकते हैं, राइट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है। डिस्टेंस मतलब वो कितनी दूरी पर है, और डायरेक्शन मतलब ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में है। स्ट्रेट लाइन मोशन में हम डायरेक्शन बताने के लिए प्लस या माइनस साइन का यूज करते हैं। राइट साइड को हम पॉजिटिव बोलते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव। अब जब हम मोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो एक इंटरेस्टिंग सवाल आता है, क्या हर ऑब्जेक्ट एक ही तरह से मूव कर रहा है? नहीं, नेचर में मोशंस के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करता है तो उसे लीनियर मोशन कहते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक पर चलती ट्रेन या सीधी रोड पर चलती कार। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो उसे सर्कुलर मोशन कहते हैं, जैसे सीलिंग फैन के ब्लेड्स या फिर अर्थ का सन के अराउंड रिवॉल्व करना। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के अराउंड बार बार टू एंड फ्रो मूव करता है तो उसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, जैसे स्विंग या पेंडुलम। और जब कोई ऑब्जेक्ट अपने खुद के एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो उसे रोटेटरी मोशन कहते हैं, जैसे स्पिनिंग टॉप या अर्थ का अपनी एक्सिस पर घूमना। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पर एक से ज्यादा टाइप का मोशन दिखा सकता है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्थ। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट भी करती है, इसीलिए रोटेटरी मोशन, और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है, इसीलिए सर्कुलर मोशन। यानी अर्थ एक साथ दो मोशंस कर रही है। तो लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन सर्कल पाथ, ऑसिलेटरी मोशन टू एंड फ्रो एंड रोटेटरी मोशन इज अबाउट ओन एक्सिस। नाउ वन क्विक चेक, अगर आप ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन के अंदर बॉल को सीधा ऊपर उछालते हो, तो आपको जो ऑब्जर्वर है उसको वो बॉल का मूवमेंट कैसे दिखेगा? ऊपर और सीधा नीचे। लेकिन प्लेटफॉर्म पर खड़े ऑब्जर्वर को बॉल एक कर्व पाथ पर फॉलो करती हुई दिखेगी, अगेन प्रूविंग दैट मोशन इज रिलेटिव। तो अब हम मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट और मोशंस के डिफरेंट टाइप्स समझ चुके हैं। लेकिन मान लो एक एथलीट दौड़ना शुरू करता है, तो हम कैसे बताएंगे कि उसने कितना ट्रैवल किया और एक्चुअली वो अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं।
लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लेट्स डिकोड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इमेजिन करो तुम्हारे घर से स्कूल तक के दो रास्ते हैं, एक सीधा शॉर्टकट और एक लंबा रूट जो पूरी मार्केट से होकर जाता है। अगर दोनों रास्ते यूज कर कर तुम स्कूल पहुंच जाओ तो क्या दोनों केसेस में तुम्हें सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? नहीं। लेकिन क्या तुम्हारी फाइनल पोजीशन सेम होगी? बिल्कुल। यहीं से शुरू होता है फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रैवल की गई एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ। फिजिक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस डायरेक्शन में गए, उसे सिर्फ एक्चुअल पाथ की लेंथ से मतलब है। इसीलिए डिस्टेंस को हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल पाथ लेंथ। चलो एक एथलीट की हेल्प से समझते हैं। सपोज एक एथलीट है जो पॉइंट ओ से रेस स्टार्ट करती है और वो 100 मीटर्स आगे पॉइंट ए तक जाकर रुकती है। फिर वो वापस मुड़कर 60 मीटर्स पे आकर पॉइंट बी पर रुक जाती है। तो अब मुझे बताओ इसमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हुआ? सिंपल है, पहले 100 मीटर्स और फिर 60 मीटर्स, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 100 प्लस 60 इज इक्वल टू 160 मीटर्स। अब आता है असली ट्विस्ट। फिजिक्स कभी कभी एक्चुअल पाथ को इग्नोर कर देता है। उसे सिर्फ दो चीजों से मतलब है, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी हमें बतानी पड़ती है। सो दैट मीन्स डायरेक्शन मस्ट बी स्पेसिफाइड अलोंग विद द मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड अगर 10 मीटर्स है और डायरेक्शन ईस्ट है तो हम कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर्स ईस्ट। तो अब सेम एथलीट के एग्जांपल से डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्टार्ट हुआ था ओ पॉइंट पर, राइट, और एंड किस पे हुआ था? बी पर। तो ओ से बी की डायरेक्ट डिस्टेंस कितना था? यहां से अगर ये टोटल ओ से ए 100 है और ए बी की लेंथ 60 है तो मतलब ओ बी कितना हो गया? 40। और डायरेक्शन कितनी है? पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो एथलीट का डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 40 मीटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस 160 मीटर्स था लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है? 40 मीटर्स। मतलब इनिशियल से फाइनल में कितना चेंज हुआ? सिर्फ 40 मीटर्स। सो दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये अलग क्यों है? वाई आर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट? क्योंकि डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ को काउंट करता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन को देखता है। चाहे आप कितने मर्जी चक्कर लगा लो, जो चेंज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट उसी की वैल्यू आएगी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको याद रखो कि जो डिस्प्लेसमेंट है कभी वो डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। रिपीट करो, डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन डिस्टेंस। ये या तो छोटा होगा या इक्वल होगा। और सेकंड रूल है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होते हैं? जब ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करे, बिना मुड़े और बिना टर्न किए, बिल्कुल सीधे, तब डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। अब एक फाइनल जो है एग्जाम ट्रैप देखते हैं हम। सपोज तुम घर से स्कूल जाते हो और फिर स्कूल से घर वापस आते हो, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? अगर सपोज होम से आप तक D1 है और स्कूल से हम होम तक D2 कर ले तो टोटल डिस्टेंस होगा D1 प्लस D2, राइट। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्योंकि आप यहीं से आप चले थे और यहीं वापस आ गए, तो कोई भी नेट चेंज तो जीरो हुआ। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्योंकि सेम है, देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा? जीरो। चलो डिफरेंसेस को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्टेंस एक्चुअल पाथ की टोटल लेंथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, दैट मींस ओनली मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है। क्विक चेक फॉर यू, अगर एक रनर सर्कुलर ट्रैक का एक कंप्लीट राउंड लगाकर वापस वहीं आ जाता है जहां से उसने स्टार्ट किया था, तो उसमें डिस्टेंस जीरो होगा या डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस जीरो नहीं होगा क्योंकि उसने पूरा ट्रैक कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल जीरो। क्यों? क्योंकि जहां से स्टार्ट किया था वो वहीं वापस पहुंच गया। तो नेट चेंज इन द पोजीशन तो जीरो है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो अब हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करता है और कितना एक्चुअल शिफ्ट होता है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट सवाल है,
कोई ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है और क्या स्पीड और वेलोसिटी सेम चीज है? मोस्ट स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ, लेकिन फिजिक्स बोलती है बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में स्पीड और वेलोसिटी का पूरा राज खोलते हैं। सपोज मैं तुमसे कहूं कि एक स्टॉर्म 100 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से आ रहा है। क्या आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप क्या सवाल करोगे कि किस डायरेक्शन में आ रहा है? और यही एक छोटा सा सवाल फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी को अलग बना देता है। आज के सेगमेंट के बाद तुम कभी भी स्पीड और वेलोसिटी को मिक्सअप नहीं करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड हमें बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या कितनी स्लो मूव कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। अब फॉर्मूला क्या है स्पीड का? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, यानी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक स्टूडेंट 100 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर करता है, तो उसकी स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज 20, तो 100 डिवाइडेड बाय 20 क्या आ जाएगा? 5 मीटर्स पर सेकंड। इसका क्या मतलब हुआ कि हर सेकंड में वो 5 मीटर मूव कर रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ हमें क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन की हमें कोई भी जरूरत नहीं है। अगर मैं कहूँ कि कार जो है वो 60 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो फिजिक्स के लिए इतनी ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। रियल लाइफ में हम कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल नहीं करते। कभी तो हम फास्ट ट्रैवल करते हैं, कभी हम स्लो करते हैं, कभी ट्रैफिक होता है, कभी ओपन रोड होती है। तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं? एवरेज स्पीड का यूज़ करते हैं। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ध्यान दो, टोटल डिस्टेंस है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कार के डैशबोर्ड में आपको दो इंस्ट्रूमेंट दिखते हैं, एक होता है स्पीडोमीटर और एक होता है ओडोमीटर। बहुत स्टूडेंट्स दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, जो बताता है कि व्हीकल की इस एग्जैक्ट मोमेंट पर कितनी स्पीड से वो मूव कर रहा है, यानी इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है वो बताता है हमें स्पीडोमीटर। जो स्पीड अभी है, द स्पीड यू आर करंटली ट्रैवलिंग। ओडोमीटर क्या होता है? ओडोमीटर व्हीकल की टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड रिकॉर्ड करता है। जितना ज्यादा ट्रैवल करोगे उतनी ही रीडिंग बढ़ेगी। अब आते हैं स्पीड के स्मार्टर कजन वेलोसिटी पर। वेलोसिटी हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है, बल्कि ये भी बताती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ध्यान से, यहाँ पे वेलोसिटी में डिस्टेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड के साथ हमें डायरेक्शन भी जरूरी है। अगर मैं कहूँ कार 60 किलोमीटर्स पर आवर, तो ये क्या होगा? स्पीड होगी। बट अगर मैं कहूँ 60 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट डायरेक्शन, तब क्या ये बन जाएगी? वेलोसिटी। यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है। दो कार्स की जो स्पीड है वो सेम हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग। कैसे? सपोज एक कार है वो ईस्ट की तरफ जा रही है और दूसरी जा रही है वेस्ट की तरफ। दोनों की स्पीड कितनी है? 50 किलोमीटर्स पर आवर, लेकिन डायरेक्शंस तो अलग अलग है, एक ईस्ट है एक वेस्ट है, इसीलिए वेलोसिटीज भी अलग होगी। पहली कार की वेलोसिटी क्या होगी? 50 किलोमीटर्स पर आवर ईस्ट, और कार 2 की वेलोसिटी होगी 50 किलोमीटर्स पर आवर वेस्ट। तो मतलब स्पीड तो सेम है बट वेलोसिटी सेम नहीं है। व्हाई? बिकॉज वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन। अब देखते हैं चैप्टर का एक फेमस एग्जाम्पल। एक स्विमर जो है वो 25 मीटर्स लंबे स्विमिंग पूल में एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, फिर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाता है। तो टोटल डिस्टेंस इस केस में कितना हुआ? 25 मीटर्स जाना, 25 मीटर्स आना, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 25 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 50 मीटर्स। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम सपोज उसने लिया जाने और आने में 50 सेकेंड्स, तो एवरेज स्पीड क्या हो गई? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करेंगे तो 50/50 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 मीटर वो स्विम कर रहा है हर सेकेंड में। और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इसकी जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? दोनों सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विच इज इक्वल टू 0/50 विच इज इक्वल टू 0 मीटर्स पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड इज 1 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी इज 0 मीटर्स पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकेंड क्यों है? क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या है कि जो डिस्टेंस है वो नॉन जीरो है, एवरेज स्पीड भी नॉन जीरो है, बट हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या है? 0 है। क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है।
चलो एक क्विक कंपैरिजन करते हैं। स्पीड टेल्स अस हाउ फास्ट, वेलोसिटी टेल्स अस हाउ फास्ट एंड इन विच डायरेक्शन। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए। स्पीड किस पर बेस्ड होती है, डिस्टेंस पर, और वेलोसिटी किस पर बेस्ड होती है, डिस्प्लेसमेंट पर। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती और वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो क्विक चेक है एक आपके लिए, अगर एक कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पर कांस्टेंट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो क्या उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी? नो। Why? Because the direction is continuously changing and change in the direction means velocity is changing. तो स्पीड तो इस केस में कांस्टेंट है 60 किलोमीटर्स पर आवर, बट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट जब डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो हमारी वेलोसिटी भी सेम नहीं हो सकती। कभी ऐसा हुआ है कि आप बस या कार में बैठे हो और ड्राइवर अचानक से एक्सेलरेटर दबा दे, एक झटका सा लगता है ना, और जब अचानक ब्रेक लगती है तो आप आगे की तरफ झुक जाते हो। ये सिर्फ बॉडी का बैलेंस बिगड़ना नहीं है, ये है एक्सेलरेशन का रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और आज हम समझेंगे कि एक्सेलरेशन सिर्फ स्पीड बढ़ने का नाम नहीं है। अब तक हमने स्पीड और वेलोसिटी को समझा, लेकिन फिजिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो रही है। इसी रेट को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी जितनी जल्दी बढ़ेगी या घटेगी उतना ही एक्सेलरेशन होगा। फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर u हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है और t हमारा टाइम है। तो सपोज एक कार रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है वो क्या होगा, 0 मीटर्स पर सेकेंड, बिकॉज कार इज एट रेस्ट। अब 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी मतलब v कितना होगा, 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो अगर हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, v माइनस यू बाई टी विच इज 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5, यानी 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका कि हर सेकेंड वेलोसिटी जो है वो 4 मीटर्स पर सेकेंड से इंक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन की जो एसआई यूनिट होती है वो है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब हर सेकेंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, स्पीड का बढ़ना, लेकिन असल में वेलोसिटी तो 3 तरीकों से चेंज हो सकती है, स्पीड इंक्रीज होने पर, स्पीड डिक्रीज होने पर और डायरेक्शन चेंज होने पर। सबसे पहले है स्पीड इंक्रीज। ये सबसे ऑब्वियस केस है जब स्पीड बढ़ती है, जैसे रेस स्टार्ट करते वक्त स्प्रिंटर या ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होते ही कार। तो इस केस में क्या होती है, कैसी होती है एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होती है। स्पीड डिक्रीज जो है वो दूसरा केस है जब स्पीड कम हो जाती है, जैसे कार जो है वो ब्रेक लगा लेती है या ट्रेन स्टेशन के पास स्लो होती है। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं या डी एक्सेलरेशन कहते हैं, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन। तीसरा केस है डायरेक्शन का चेंज होना। अब आता है सबसे सरप्राइजिंग केस, स्पीड तो सेम रह सकती है लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज हुई तब भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट होती है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन भी तो इंक्लूड होती है। डायरेक्शन बदली, वेलोसिटी बदली, और वेलोसिटी बदली तो एक्सेलरेशन आ गया। एक सिंपल ट्रिक याद रखो, जब वेलोसिटी इंक्रीज करे तब जो एक्सेलरेशन होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जब वेलोसिटी डिक्रीज करे तब जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव एक्सेलरेशन या डी एक्सेलरेशन होगा। अब हर ऑब्जेक्ट तो सेम रेट से एक्सेलरेट नहीं करता। अगर वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इक्वल टाइम इंटरवल में चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर हम एग्जांपल्स देखें इसके तो क्या हो सकता है, फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई स्मूथ रोड पे एक स्टेडीली कार अगर चल रही है, दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन तो इतनी परफेक्ट नहीं है। ट्रैफिक में कभी स्पीड बढ़ती है तो कभी कम होती है, कभी ब्रेक लगती है तो कभी एक्सेलरेटर पे पैर होता है हमारा। तो ये होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जहां वेलोसिटी इररेगुलर रेट से चेंज होती है। अब एक अमेजिंग फैक्ट, जब आप बॉल को हवा में छोड़ते हो तो वो नीचे क्यों गिरती है? हमें पता है, ग्रेविटी की वजह से। अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है और इस खींचने की वजह से ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सेलरेट करता है। इस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका सिंबल होता है जी।
अर्थ पर जी की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर होती है और क्लास 9 न्यूमेरिकल्स में कई बार 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर भी यूज कर लिया जाता है। अब एक मिथ बस्ट करते हैं। क्या हाई स्पीड का मतलब हाई एक्सेलरेशन होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमेजिन करो एक बस जो है वो हाईवे पर 100 किलोमीटर्स पर आवर की कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, मतलब सेम स्पीड से चल रही है वो। क्या बस फास्ट है? हाँ, बस तो बहुत फास्ट है। पर यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन हाई है? नहीं, यहाँ पे तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के चेंज पर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है इस केस में, तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। और यूनिट क्या है? मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और वेलोसिटी 3 तरीकों से चेंज हो सकती है, स्पीड इंक्रीज होने पर, स्पीड डिक्रीज होने पर और डायरेक्शन चेंज होने पर। तीनों केसेस में एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है। तो क्विक चेक है आपके लिए, अगर एक कार स्ट्रेट रोड पर कांस्टेंट 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन होगा? नहीं, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, क्योंकि स्पीड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। और अगर वही कार ट्रैक पर सेम 50 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो क्या एक्सेलरेशन होगा? हाँ, होगा। क्यों होगा इस केस में? क्योंकि जो डायरेक्शन है वो तो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। तो एक्सेलरेशन अकर्स व्हेनेवर वेलोसिटी चेंजेस, और दिस कैन हैपन। वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है? अगर चेंज इन स्पीड हो या चेंज इन डायरेक्शन हो या दोनों चीजें हो रही हो, तो वेलोसिटी चेंज होगी। अंडरस्टूड? अब हम मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब समझ चुके हैं। लेकिन एग्जाम में इन कॉन्सेप्ट्स को विजुअली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्या सिर्फ एक ग्राफ देखकर हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है या कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या एक्सेलरेट कर रहा है? बिल्कुल। और यही ग्राफ्स की सुपर पावर है। चलिए नेक्स्ट सेगमेंट में मोशन ग्राफ्स को डिकोड करते हैं।